हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में केमिकल इक्वेशंस के बारे में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होता है इन डिटेल, और पढ़ेंगे वर्ड इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है, और हम थोड़ा सा सीखेंगे कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो जैसे मैंने ऑलरेडी समझा दिया था कि केमिकल इक्वेशन बेसिकली केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। अब हम उसे अगर डिटेल में देखें तो हम ये कहेंगे कि वो केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ किसकी मदद से या क्या यूज करके, सिंबल्स और फॉर्मूला। हम सिंबल और फॉर्मूला यूज करके अगर किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो मतलब हम उसका केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं। केमिकल इक्वेशन एक तरीका होता है केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का बाय यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूला, या फिर कह लो विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला। ठीक है, which are involved in it, obviously हम कहीं और से भी नहीं ला देंगे। अब सवाल ये उठता है भाई कैसे सिंबल्स, कैसा फॉर्मूला। सिंबल्स लाइक हमने बात किया था डेल्टा सिंबल के बारे में, जो कि हीट का सिंबल होता है। हमने नीचे एरो की बात की थी, ऊपर एरो की बात की थी। ऊपर एरो मतलब गैस इवॉल्व हो रही है, नीचे एरो मतलब प्रेसिपिटेट बन रहा है, और भी काफी सिंबल्स होते हैं। फॉर्मूला मतलब कैसा फॉर्मूला, मैथ्स के फॉर्मूले इसमें क्यों आ रहे हैं भाई? नहीं, मैथ्स वाला फॉर्मूला नहीं, केमिकल फॉर्मूला। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला होता है CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है CO। तो वही हम एग्जैक्ट वर्ड यूज ना करके, उसका नाम ना यूज करके, हम उसका फॉर्मूला लिखेंगे, उसका सिंबल लिखेंगे। ठीक है, और उसे केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो फिर वैसे करके हम केमिकल इक्वेशन बना लेंगे अपनी। अच्छा, वर्ड इक्वेशन क्या होता है? अगर हम ये क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, लेकिन इसमें हम सिंबल और फॉर्मूला नहीं यूज करते हैं। हम डायरेक्ट वो वर्ड लिखते हैं, उसका नाम लिखते हैं। जैसे हम बोले कार्बन मोनोऑक्साइड, तो CO हम नहीं लिखेंगे, हम कार्बन मोनोऑक्साइड ही लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल कार्बन प्लस ऑक्सीजन हमें क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम C प्लस O2 ऐसा नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे कार्बन ऑक्सीजन। क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड देगा। क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड देगा। इतना लिख लो, उसके बाद फिर आगे की चीजें डिस्कस करते हैं। इससे डरना नहीं, अभी आगे जब समझ आएगा तो और अच्छे से मैं समझा दूंगी। तो अभी कल को कृपया 3, 2, 1। हाँ जी, तो मूविंग फॉरवर्ड अब हम बात करेंगे कुछ और पॉइंट्स की। तो पहले इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लो, फिर एक एक करके हम ये पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। जल्दी से नोट डाउन कर लो। 3, 2, 1 कर लिया? कुछ चीजें हैं जो कि समझने वाली हैं। पहली चीज क्या, ये जो एरो रहेगी, ये हमेशा, ये जो हम एरो लगाते हैं, ये हमें बताती है कि रिएक्शन किस तरफ मूव कर रहा है। मतलब ये हमेशा हमें प्रोडक्ट की साइड दिखाएगी कि इसी साइड प्रोडक्ट तुम्हें मिलेगा। ये हमेशा प्रोडक्ट की तरफ रहती है, प्रोडक्ट की तरफ पॉइंट करती है, और प्रोडक्ट की तरफ ही रिएक्शन हमेशा मूव करता है, उसी साइड मूव करता है। तो ये हमेशा जो जिस तरफ रिएक्शन मूव करेगा उसकी तरफ दिखाएगी। समझ गए? अगर मैं इसी चीज को ऐसे लिखूं तो ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। ठीक है, ये ऐसे होगा क्योंकि प्रोडक्ट हमारा ये है, ये हमेशा प्रोडक्ट की तरफ पॉइंट आउट करेगी, हमेशा प्रोडक्ट की तरफ पॉइंट आउट करेगी। अब इसका ये मतलब, अगर मान लो कुछ लोग बोलेंगे यहाँ रिएक्टेंट लिखा था, अभी रिएक्टेंट हो गया क्योंकि इस साइड ये लिखा है, तो गलत होगा ना वो बात, क्योंकि एरो की साइड हमने पलट दी है। हमेशा तुम कोई रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है, ऐसे देखो कि एरो किसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। एरो जिसकी तरफ पॉइंट आउट करेगा वो क्या होगा? प्रोडक्ट होगा, और जिसकी तरफ नहीं करेगा, जो उल्टा साइड रहेगा उसका, वो क्या होगा? रिएक्टेंट होगा। इतनी बात समझ गए क्या? इतनी बात समझ गए क्या? एरो जिसकी तरफ पॉइंट आउट करेगा तब वो क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। समझ गए? यूजुअली हम ज्यादातर क्या करते हैं, जनरली हम ज्यादातर क्या करते हैं, हम यही वाला एरो लेते हैं, इसी साइड का एरो लेते हैं, यही वाला, इसी तरफ जो एरो जाता है यही एरो हम लेते हैं। यही एरो तुम लोग भी लिखोगे, हम लोग यही एरो लेते हैं, यही एरो तुम लोग भी लिखोगे। पिछला जो मैंने केस ऐसे वाला बताया था वो मैंने खाली तुम्हें समझाने के लिए, पॉइंट क्लियर करने के लिए बताया था। तुम यही साइड वाला एरो लिखोगे।
अब तुमने ये साइड वाला एरो लिखा तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में मतलब अगर तुम इसको फेस कर रहे हो, ये मेरे सामने है ये एरो, ठीक है, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड हुआ, देखो समझो, ये ऐसे मैंने किया, ये जो लेफ्ट हैंड साइड, मेरा लेफ्ट हैंड ये है, ठीक है, मेरा लेफ्ट हैंड ये है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये तुम्हारा पेज है, मान लो पेज है जिसको तुम लिख रहे हो, यहाँ तुमने एरो ऐसे बनाया है, तो इसमें जो तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ रिएक्टेंट रहेगा। कंफ्यूज नहीं होना प्लीज, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। रिएक्टेंट तुम्हारा, तुम ऐसे हो लिख रहे हो, तो तब तुम्हारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तुम्हारा क्या होगा, रिएक्टेंट होगा, और राइट हैंड साइड क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, ठीक है, समझ गया। ये रिएक्टेंट होगा इस साइड, और लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड प्रोडक्ट होगा। एरो हमेशा किसकी तरफ पॉइंट करेगा, प्रोडक्ट की तरफ पॉइंट करेगा, किसकी तरफ पॉइंट करेगा, प्रोडक्ट की तरफ। चलो भैया, अब दूसरी चीज समझते हैं क्या, बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन किसे कहते हैं, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, इट हैज इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मतलब क्या है, इससे समझते हैं, मतलब ये है इसका कि ये जो एग्जांपल है इसमें हर एक जो एलिमेंट मैंने लिया है, हर जो एलिमेंट मैंने लिया है, एलिमेंट कौन से होते हैं, बेसिक तुम्हारे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये सब क्या हुआ, तुम्हारे एलिमेंट्स हुए, जो तुमने पीरियोडिक टेबल में देखा है वो क्या हुआ, एलिमेंट हुआ, वो क्या हुआ, एलिमेंट हुआ, कार्बन, नाइट्रोजन, खाली ये सब एलिमेंट हुए, जो अकेले ऐसे आ रहे ना, ये सब क्या हुए, एलिमेंट हुए, ये सब क्या हुए, एलिमेंट हुए। एलिमेंट अब तक तो खैर समझ आता होगा, है ना, तो ये सब क्या हुआ, एलिमेंट हुए। तो हर एक एलिमेंट का जो नंबर है, नंबर ऑफ एटम्स, हर एक एलिमेंट का जो नंबर ऑफ एटम्स है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में सेम होना चाहिए, ये कहा है इसने। बैलेंस्ड इक्वेशन में क्या होता है, जो एक एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम, हर एक एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इसमें कार्बन एक एलिमेंट हमने उठा लिया, हमने देखा कार्बन में एक ही कार्बन यहाँ है, ठीक है, एक ही कार्बन है, ना मैंने ऐसे कुछ किया है, ना मैंने ऐसे कुछ नीचे लिखा है, ऐसे करके एक ही कार्बन है, अकेला खड़ा हुआ है। मैं यहाँ देखूंगी, यहाँ पे भी कितना कार्बन है, क्या मैंने कार्बन देखा तो एक ही कार्बन मिला मुझे, क्या मैंने कार्बन देखा, C अलग है और 2 अलग है, ठीक है, कार्बन देखो, कार्बन क्या एक ही कार्बन मिला मुझे, हाँ, तो ये जो है फिर कार्बन तो चलो बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन की बात करें, ओ यहाँ पे कितना है, एक वो नहीं है, देखो उसके नीचे 2 है। अगर मान लो किसी भी चीज के नीचे ऐसे लिखा रहता है, देखो ऐसे लिखा रहता है, ऐसे लिखा रहता है, और ऐसे लिखा रहता है, ये सब लिखा रहता है, मतलब वो उतना उसका क्वांटिटी है। O2 यानी कि 2 ऑक्सीजन, O3 यानी कि 3 ऑक्सीजन, S8 यानी कि 8 सल्फर, ठीक है, ऐसे करके। और अगर मान लो ऐसे लिखा है, इजी जाता है, हाँ ऐसे जाता है, ऐसे लिखा है, ठीक है, ऐसे लिखा है, तो मतलब 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, ठीक है। अगर नीचे लिखा है, ऐसे नीचे लिखा है, मतलब 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 8 सल्फर, बगल में भी लिखा है तो हम उतना ही काम करेंगे, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, ठीक है। अब इससे एक स्टेप आगे अगर हम बढ़े, हम कहें ऐसा कुछ लिखा है भाई, ऐसा कुछ लिखा है, तो हम क्या करेंगे, अब कितने हैं 2, क्या ऐसे करते हैं, ऐसे लिखा हुआ है, तो हम क्या कहेंगे कि 3 ऑक्सीजन प्लस 2 ऑक्सीजन, नहीं, हम इसको जो इधर बगल वाला है और जो नीचे वाला है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और बोलेंगे उतना रहेगा, 6 ऑक्सीजन हम बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे 6 ऑक्सीजन है। फिर से क्लीन और करते हैं, थोड़ा क्लीन करते हैं, ऐसे कुछ लिखा है, तो हम क्या करेंगे, बगल वाला जो है और जो नीचे वाला है उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और बोलेंगे कि भाई वो उतना ही है, यानी ये 6 ऑक्सीजन है, कितना है 6 ऑक्सीजन है। मैं बोलूं
हाँ इतना मैं ऐसे लिखूं, ठीक है। तो मैंने इसको लिख दिया ऐसे, ऐसे लिख दिया मैंने। अब क्या तुम बोलोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो, बगल वाले और नीचे वाले को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 5 into 2 यानी कि 10 नाइट्रोजन। 10 नाइट्रोजन है यहाँ, 7 नाइट्रोजन नहीं, 10 नाइट्रोजन। 5 नहीं ऑक्सीजन होंगे, 6 ऑक्सीजन होंगे। मल्टीप्लाई कर देंगे बगल वाले और नीचे को, और खाली ऐसे नीचे लिखा हुआ तो मतलब 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, बगल में लिखा तो मतलब 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन। समझ गया, बात क्लियर हुई, बात क्लियर हुई, बात क्लियर हुई। हाँ बात क्लियर हुई, धीरे धीरे करके और सब क्लियर होगा। तो चलो यहाँ एक कार्बन था, यहाँ भी हमने देखा एक कार्बन है। यहाँ मैंने क्या किया, मैंने देखा इसके नीचे लिखा हुआ है 2, तो यानी कि 2 ऑक्सीजन है। मैंने यहाँ देखा ऑक्सीजन के लिए अलग से, तो ऑक्सीजन के नीचे क्या लिखा है 2, तो मैं क्या बोलूंगी, हाँ 2 ऑक्सीजन यहाँ पे भी है। 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन बैलेंस है, एक कार्बन एक कार्बन। कार्बन भी सेम, जितना कार्बन रिएक्टेंट में था उतना ही कार्बन प्रोडक्ट में है। नंबर उसका 2 ऑक्सीजन था यहाँ पे, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे भी है। सेम चीज होगा, इक्वल है तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन है। क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन है। अच्छा, अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या होगी, अब ऑब्वियस सी बात है, नाम से पता चल रहा है, जो बैलेंस नहीं रहेगी, जो बैलेंस नहीं रहेगी, जिसमें अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में, बस ये इक्वल हटा के अनइक्वल लिख देना, इतना तो तुम समझदार हो ना। इट हैज unequal number of atoms of different elements in the reactant and the product। ठीक है, एग्जाम्पल अनबैलेंस्ड का, अनबैलेंस्ड इक्वेशन का एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं तो ये है, देखो ये हमने ये कर लिया है ऑलरेडी, मतलब हमने इसकी बात तो कर ली है। चलो देखो, मैंने बोला था पानी बनता है, पानी किससे बनता है, पानी का केमिकल फॉर्मूला दिया H2O। पानी किससे बनता है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से बनता है। तो मैंने डायरेक्ट, मुझे पता नहीं है कुछ इसके बारे में, बैलेंसिंग वगैरह मैंने सीखी नहीं है, तो क्या करूंगी मैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन की H2O लिख दूंगी। ये अनबैलेंस्ड है, क्यों अनबैलेंस्ड है, हाइड्रोजन का चेक करो, हाइड्रोजन में कितने, नीचे क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, तो 2 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कितने हैं भाई, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, रिएक्टेंट में बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, यहाँ पे भी कितने हैं 2 हैं। चलो सही है, ठीक, हाइड्रोजन तो बैलेंस है, तब क्यों बोल रही हैं। अरे बाकी तो देखो पूरा देखना होता है, एवरी एलिमेंट हर एक एलिमेंट जो है वो बैलेंस रहना चाहिए, सेम नंबर ऑफ एटम रहने चाहिए। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितना है, नीचे क्या लिखा है 2 लिखा है, 2 लिखा है नीचे, तो क्या बोलूंगी मैं 2 ऑक्सीजन है। यहाँ देखो ऑक्सीजन के नीचे कुछ लिखा है नहीं, बगल में लिखा है, भाई इसको नहीं देखना, ये हाइड्रोजन के लिए, ये हाइड्रोजन के लिए, बगल में नहीं लिखा है, ठीक है। ये जो बगल में लिखने वाली चीज है ना, ये तुम्हारे हमेशा राइट हैंड साइड लिखी रहेगी, एलिमेंट के राइट हैंड साइड लिखी रहेगी, लेफ्ट हैंड साइड वाला पिछले वाले में रहेगा। इतना तो पता है ना कि ये जो है ऑक्सीजन के बगल में कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे ऑक्सीजन अकेला का लिखा है, ठीक है, ऑक्सीजन अकेला का लिखा है। यहाँ कितना ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है। क्या नंबर ऑफ ऑक्सीजन सेम है दोनों में, यहाँ पे तो 2 है रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में कितना हो रहा है 1 हो रहा है। तो मैं बोलूंगी कि ये बैलेंस नहीं है, ये अनबैलेंस है, लेकिन इसे बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर इसे सही होना जरूरी है तो इसे बैलेंस होना भी, अगर इसे सही होना है तो इसे बैलेंस होना पड़ेगा। अब लोग पूछेंगे क्यों बैलेंस होना पड़ेगा, भाई अगर मैं इसको अनबैलेंस रखती हूँ तो क्या सही नहीं रहेगा, मैं बोलूंगी नहीं, सही नहीं रहेगा। रीजन क्या है, रीजन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसे नाम देना है, एग्जाम्पल का काम करेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बहुत नंबर टॉपिक है ये इक्वेशन वाला, इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, इसे हम खाली 9th-10th के लेवल तक का नहीं पढ़ेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास छोटे से लेके जाएंगे, फिर अच्छे से पढ़ेंगे इसको। ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ कहता है कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। फिर से ये अच्छे से याद कर लो, मैटर कैन, ये हर जगह काम आता है, तुम्हारे कई चैप्टर में काम है, नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो तुम्हारा मैटर होता है, मैटर अब तक 9th में हम लोग चैप्टर 1 में
पढ़ा था मैटर क्या होता है, समथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर। मैटर वो होता है जिसके पास मास हो और स्पेस ऑक्यूपाई कर सके। तो कोई भी मैटर, कोई भी चीज, ठीक है, कोई भी चीज, ये चौकी ये मैटर में आएगा क्योंकि इसके पास मास है, थोड़ा सा है छूने में, मतलब पता चलता है हाँ बेटा इसके पास मास है, इसके पास, ठीक है, मास लेस नहीं है। और ये जो है क्या करेगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा होगा स्पेस में, वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, ये इतना वॉल्यूम, इसके जो वॉल्यूम है इसका ये ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस में, तो मैं क्या बोलूंगी, मैटर। तो ये जो है ना ही ये क्रिएट कर सकते हैं, ना ही मैटर क्रिएट हो सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। हम लोग बोलेंगे कि इस चौक को तोड़ दो, ये तो फिर डिस्ट्रॉय हो गया, नहीं वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, वो कहीं पे भी किसी और फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ये मैटर किसी और फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, मैटर किसी और फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है, ना ही कभी क्रिएट हो सकता है। मैं इसको तोड़ दूंगी, ये दूसरे फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है, ये दूसरे फॉर्म में हो जाएगा। मैं इसका डस्ट बना दूंगी, इसको तोड़ के डस्ट बना दूंगी, तो मैंने इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया है, ये तब भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, वो मैटर तब भी इसका एग्जिस्ट कर रहा है, इट्स जस्ट कि अब वो डस्ट के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैटर ना ही क्रिएट हो सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं हम उसे, ना ही बना सकते हैं। जो चीज ऑलरेडी है यूनिवर्स में वो रहेगी ही रहेगी, तुम ना उसे क्रिएट कर सकते हो, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब तुम लोग सोच रहे हो इसका इससे क्या लेना देना, इसका ये लेना देना है कि ऑक्सीजन को देखो भाई, ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन जो है जब मैंने इसका रिएक्शन नहीं करवाया तब मेरे पास 2 ऑक्सीजन पड़े थे, ठीक है, जब मैंने इसका रिएक्शन नहीं कराया तब मेरे पास 2 ऑक्सीजन पड़े थे। मैंने इसका रिएक्शन करा दिया, अब मेरे पास खाली एक ही ऑक्सीजन है, मैंने एक ऑक्सीजन डिस्ट्रॉय कर दिया, मैंने एक ऑक्सीजन डिस्ट्रॉय कर दिया, वो ऑक्सीजन है ही नहीं, तो ये चीज कभी हो ही नहीं सकती है। ये लॉ ट्रू है, लॉ ट्रू है, ये लॉ एग्जिस्ट करता है, ये लॉ ट्रू है। तो इस लॉ को सच करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसे बैलेंस करना होगा, क्योंकि कोई भी चीज डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती है, ऑक्सीजन डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है, ऑक्सीजन को 2 रहना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ करके ऑक्सीजन 2 होता ही होता है। ये लॉ बोल दिया है कि ऑक्सीजन जो है उतना ही रहेगा, ये लॉ कह दिया है कि कोई चीज डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, कोई चीज क्रिएट नहीं हो सकती, जितना तुम्हारा पहले था उतना ही तुम्हारा बाद में भी रहेगा, मतलब तुम्हारा पहले जितना एटम था उतना ही तुम्हारा बाद में भी एटम रहना चाहिए। तुम इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, नया एटम नहीं ला सकते, ना ही एटम को हटा सकते हो, उतना ही एटम होना चाहिए। तो अगर 2 ऑक्सीजन था तो फिर तुम्हारा 2 ही ऑक्सीजन होना चाहिए, तुम्हें 2 ऑक्सीजन मिलना चाहिए, 1 ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, 1 ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए फिर हम क्या करेंगे, इसीलिए फिर हम क्या करेंगे, इसे बैलेंस करेंगे, इसे बैलेंस करेंगे। अगर तुम इसे अनबैलेंस छोड़ोगे तो ये गलत होगा, ये इस लॉ को वायलेट करेगा, तो तुम्हें इसे बैलेंस करना होगा अपनी रिएक्शन को सही करने के लिए, इक्वेशन को सही करने के लिए। तो इसे छापो, उसके बाद इसे हम बैलेंस करेंगे। छाप लिया, पॉज करके छाप लिया करो ना। चलो देखो, एक क्या करते हैं बैलेंस करने के लिए, हम कोई एक चीज पकड़ते हैं, एक चीज पकड़ते हैं जो कि हम पहले देखते हैं, मान लो पहले हाइड्रोजन पकड़े, देखिए कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, ये तो बैलेंस्ड है, तो इसे छूने की कोई जरूरत नहीं, जो बैलेंस मिल जाएगा उसे छूने की कोई जरूरत नहीं। फिर देखेंगे कि ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो जो चीज अनबैलेंस्ड है हमने पकड़ लिया, और उसके बाद फिर हम उसे क्या करेंगे, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, उसे हम क्या करेंगे, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ 2 है, ठीक है, मुझे इसे कैसे भी करके 2 बनाना है, इस वाले को नीचे मैं नहीं ला सकती हूँ। जो सोच रहे होंगे कि यहाँ 2 लिख दो, अरे वो पूरा प्रोडक्ट ही जनरल रहेगा, H2O2 किसी और चीज का फॉर्मूला होता है प्लीज, तो नीचे नहीं, हम नीचे उसके बगल में नीचे नहीं ला सकते हैं, वो गलत हो जाएगा। हम कभी भी करेंगे तो इसके बगल में ऐसे करेंगे, ठीक है, यहाँ हम ऐसे करेंगे, समझ रहे हो, यहाँ लाएंगे हम, यहाँ लाएंगे, यहाँ लाएंगे, और जब भी यहाँ लाएंगे तो क्या होगा, सीधा सीधा मतलब इसके जैसे कि यहाँ लाए तो यहाँ अगर मैंने इसे एज अ होल लिख दिया तो मतलब ये 2 इंटू H2O2 है, मतलब कि 2H2 है और 2O है, समझ रहे हो, वो ऐसे कुछ हो जाएगा। अगर मैंने 2 उसको बाहर लिख दिया, तो मैंने 2 उसको बाहर लिख दिया, तो इसका मतलब है ये अलग अलग चीज को उठा के देखो, वो दोनों के लिए 2 है, ये दोनों के लिए 2 है, 2H2 है और 2O है, दोनों के लिए 2 है, हर एक एलिमेंट के लिए 2 है, ठीक है, हर एक एलिमेंट के लिए 2 है। फॉर
समझते हैं एग्जाम्पल्स में। लेट्स से कि मैंने लिख दिया 5, आसान एग्जाम्पल लेते हैं, 5 पोटेशियम आयोडाइड लिख दिया, तो मतलब यहाँ पे 5, मैं ये नहीं कहूँ कि 5 पोटेशियम है और 1 आयोडीन है, गलत हो जाएगा। ये पूरा एज अ होल लूँ, ये पूरा एज अ होल 5 पोटेशियम है और 5 आयोडीन है, ये बात होगी। 5 पोटेशियम है और 5 आयोडीन है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैं सोची कि यार इसको मेरे को 2 बनाना है, नीचे तो लिख नहीं सकती, क्या करती हूँ यही 2 बना लेती हूँ, तो 2 ऑक्सीजन हो गया, हाँ भाई O2 हो गया, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा O2 हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे भी मिल गया। अब फिर से देखो अब क्या बैलेंस हुई, यहाँ पे कितना है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, देखो जरा 2H2 मल्टीप्लाई करो, 2 into 2 कितना होगा 4 हाइड्रोजन आ रहे हैं। अब क्या करेंगे, अब हमें क्या करना होगा, जो जिसमें कम रहता है ना हाइड्रोजन, मतलब जहाँ पे कम रहता है नंबर, हमेशा हम उसी में चेंजेस करते हैं, उसी को और बढ़ाते हैं कि बैलेंस हो जाए, उसी को और बढ़ाते हैं कि बैलेंस हो जाए। अब ये नहीं कि यहाँ से हटा लेंगे, वरना फिर ऑक्सीजन भी हमारा अनबैलेंस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ आएंगे, जरूर फिर एक प्रोडक्ट में चेंज करेंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ देखेंगे कि अब हम क्या करें कि ये 4 हो जाए। अगर मैं इसको 2 यहाँ लिख दूं तो 2 into 2 4 होगा, 2 into 2 4 होगा, 2 into 2 4 होगा। ये सब सोचो कैसे आ रहा है, तो प्रैक्टिस करते ही आएगा। 2 into 2 4 होगा, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए। ऐसे चेक क्या करो, अगर मैं 1 डालूं तो 1 तो ऑलरेडी है, ये ऑलरेडी 1 ही रहता है। यहाँ पे अगर कुछ ना लिखा हो तो मतलब 1 है, यहाँ अगर कुछ ना लिखा हो बगल में तो मतलब 1 है, ठीक है। 1H2 तो 1 तो है नहीं, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 into 2 4, भाई ऐसे ही मिल गया। अगर मान लो 2 नहीं रहता तो फिर हम 3 डालते देखते कि हो रहा है कि नहीं, समझ रहे हो, ऐसे करते। तो और एग्जांपल्स देखते हैं। अब इसको अनबैलेंस लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये होगी बैलेंस इक्वेशन, ये हो गई हमारी बैलेंस इक्वेशन। बोलोगे कार्बन डाइऑक्साइड, मैं बोलूंगी नहीं, ऑक्सीजन में डेफिशिएंट ऑक्सीजन है, मैं कभी लिखी नहीं हूँ, तो कार्बन मोनोऑक्साइड अगर मैं बना रही हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड बनना है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। चलो देखो, कार्बन बैलेंस है, कार्बन क्या है, बैलेंस्ड है, कार्बन बैलेंस है, चलो सही है भाई, कार्बन बैलेंस है। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, फिर क्या करेंगे हम इसको 2 बनाने की कोशिश करेंगे। 2 कैसे बनाएंगे, बगल में डाल दो, 2 ऑक्सीजन आ गया। अब देखो कार्बन क्या 2 कार्बन हो गया, कार्बन 2 कार्बन हो गया। तो अब क्या करेंगे, इधर आएंगे, देखेंगे कार्बन में कैसे चेंज कर सकते हैं कि हम इसे 2 कार्बन बनाए। तो क्या करेंगे, इसके बगल में 2 डाल देंगे, 2 कार्बन, तो क्या हो जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा। देखो 2 कार्बन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, ठीक है। समझ में आ रही है बात, इतनी समझ में आ रही है या नहीं, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। आज के लिए बस मुझे इक्वेशन का थोड़ा सा इंट्रो देना था, इसलिए मैंने दे दिया। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, सायोनारा।